नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अर्थात संविधान के किन किन अनुच्छेदों में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान के आर्टिकल 120, 210 और 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो पहला आर्टिकल है वह है 120। 120 में हिंदी को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं वह है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस विषय में चर्चा की गई है। संसद में हम लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में क्या है, पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। और हमारा देश क्या है, कोस कोस पर पानी बदले दो कोस पे बानी, बहुभाषी देश है। 1600 के आसपास यहाँ भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं। तो देश के हर क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और सभी कोई अगर अपने अपनी भाषा में बात करने लगे, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाने लगे, तो सुचारू रूप से कार्य करना वहाँ संभव नहीं होगा। इसीलिए संसद में यह तय किया गया कि किसी एक भाषा को महत्व दिया जाएगा, उसी भाषा में काम किया जाएगा। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, आर्टिकल 120 में 120 में इसका किया गया है। और यह कहता है कि संसद के कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी, संसद में जो कामकाज किया जाएगा वह हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अथवा जो राज्यसभा का सभापति है वो क्या है, अगर अनुमति देता है किसी सदस्य को, तो किसी सदस्य को राज्यसभा के सभापति से और लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर वह अनुमति देता है तो वह व्यक्ति सदन को अपनी मातृभाषा में भी संबोधित कर सकता है। यानी कि संसद के कामकाज की भाषा क्या हो गई, 3 भाषा हुई, हिंदी, अंग्रेजी और कोई व्यक्ति है यदि वह अपनी मातृभाषा में संबोधित करना चाहता है तो पूर्व अनुमति के बाद वह ऐसा कर सकता है। तो 3 भाषाओं में वहाँ काम किया जा सकता है। इसी में यह भी कहा गया है कि जिसमें इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा हिंदी में या अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, इन्वर्टेड इसमें बंद किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि संसद यदि विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, एग्जैक्ट यही लाइन है, उसमें पंक्तियां हैं कि संसद यदि विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष के बाद या अंग्रेजी में का लोप किया जा सकता है। यानी 15 वर्ष के बाद जो है, अगर संसद कोई नया नियम कानून नहीं बनाती है तो क्या किया जा सकता है कि जो या अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना कि संसद की कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, उसको हटा दिया जाएगा। तो यह कहता है अनुच्छेद 120, यानी संसद के कामकाज की भाषा पर वह चर्चा करता है और इस क्रम में वह मुख्य रूप से हिंदी की बात करता है। दूसरा आर्टिकल है वह है 210। यह भी जो है पहले था, केंद्र में जो है संसद है उसके विषय में है। अब राज्य में क्या होते हैं, विधानमंडल होते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद कई जगह पे है, 7 राज्यों में है संभवतः। ठीक है, तो वहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 210 में। और ये क्या कहता है कि विधानमंडल जो है वहाँ पर अपने अपने राज्य की राजभाषा का प्रयोग कार्य करने के लिए किया जा सकता है। पूरा वाक्य यह है, मतलब यहाँ पर भी 4 भाषाएँ हैं। अपने अपने राज्य की राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं विधानमंडलों में, या फिर वही कि पूर्व अनुमति से जो है, पूर्व अनुमति से क्या किया जा सकता है, तो मैं अनुच्छेद 210 के विषय में बात कर रहा था कि विधानमंडल में जो काम किया जाएगा तो वह किस भाषा में काम किया जाएगा, इसके विषय में यह चर्चा करता है। और यह क्या बतलाता है कि विधानमंडल में, जिस राज्य में हम विधानमंडल है, उस राज्य की मातृभाषा या राजभाषा का, उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा, या हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ विधानमंडलों में कामकाज के लिए इसी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा यदि वही जो है विधान परिषद या विधानसभा अध्यक्ष यदि अपनी अनुमति देता है तो सदन का कोई सदस्य उसकी पूर्व अनुमति से अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। तो यहाँ 3 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा उस व्यक्ति विशेष की, और सबसे पहला क्या, उस राज्य की राजभाषा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी यह कहा गया है कि विधि द्वारा अन्यथा उपबंध यदि नहीं किया जाए
तो या अंग्रेजी में जो है ना कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी में, तो या अंग्रेजी में का लोप किया जा सकता है। 15 वर्ष के बाद क्या है, या अंग्रेजी में का लोप किया जा सकता है, यानी कि अंग्रेजी में काम नहीं होगा, हिंदी में होगा, मातृभाषा में होगा और उस राज्य की राजभाषा में होगा। तो ये आर्टिकल 210 कहता है। अब राजभाषा हिंदी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं या कई सारे आर्टिकल हैं, उनमें जो हैं सबसे महत्वपूर्ण न भी हो तो महत्वपूर्ण में से एक जो है वह आर्टिकल 343 यही घोषित करता है कि इस देश की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। आर्टिकल 343 में क्या क्या है, यह बतलाता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। अंकों के विषय में ये क्या बोलता है कि अंक जो है भारतीय अंकों का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। जो भारतीय अंक हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं ना, ये देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो भारतीय अंकों का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। तो ये ना हो के ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है, अंक कैसे होंगे, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1 2 3 4 जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। लिपि जो है, लिपि होगी वह देवनागरी होगी। भाषा कौन सी होगी, तो भारत की संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, यह बतलाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आर्टिकल 343 में ही एक पुछल्ला यह लगा दिया गया है कि जो संघ के शासकीय कार्य हैं, शासकीय प्रयोजनों के लिए क्या है, 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। 15 वर्षों तक किसका प्रयोग किया जाता रहेगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। किसके लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए। आर्टिकल 343 यह कहता है। ये 15 वर्ष वाला पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, क्यों मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। 343 के बाद जो अगला आर्टिकल आता है वह है आर्टिकल 344। और 344 या 344 अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, ठीक है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। और वो आयोग का काम क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश देगा। सिफारिश किस विषय में देगा, तो वह विविध बिंदुओं पर सिफारिश देगा। दरअसल वो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। वो आयोग जो है भाषा संबंधित विविध सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। वो सिफारिश संसद की किसी एक समिति, संसदीय समिति के पास जाएगी। वो संसदीय समिति उसका अध्ययन करके उसको राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। तो वो सिफारिश किस बात की देगा, वो सिफारिश देगा कि न्यायालयों में किस भाषा का क्या रूप चलता रहे। कई सारी सिफारिशें हैं, इन बिंदुओं पर वो अध्ययन करेगा कि न्यायालयों में किस भाषा का क्या स्वरूप चलता रहे, अंग्रेजी के प्रयोग पर क्या क्या निर्बंध हो सकते हैं, हिंदी का उन क्षेत्रों को चिन्हित करेगा यह आयोग जहां हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है। कई सारे हैं। अंग्रेजी पर क्या क्या जो है हम लोग हिंड्रेंस लगा सकते हैं, उनके प्रयोग पर क्या क्या है जो अंग्रेजी के प्रयोग पर हम लोग क्या है कि बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, बाधाएं लगा सकते हैं न्यायालयों में, जैसा कि मैंने कहा। और संघ और राज्य के बीच पत्र आदि की जो भाषा होगी वह कौन सी भाषा होगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया उड़ीसा है, भारत सरकार को पत्र लिख रहा है, एक बिहार है पत्र लिख रहा है, एक तमिलनाडु है पत्र लिख रहा है भारत सरकार को, या फिर मान लिया कि उड़ीसा ने तमिलनाडु को पत्र लिखा उड़िया में, तमिलनाडु ने उसका जवाब दिया तमिल में, ठीक है। तो इसी विषय में, तो इससे स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। तो इसी विषय में, इस विषय में भी यह सलाह देगा कि संघ एवं राज्य के बीच एवं राज्यों के बीच पत्रादि आदि की जो भाषा हो वह क्या हो। तो आर्टिकल 344 यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है एक आयोग का गठन करेगा। ये आयोग क्या करेगा, अपनी सिफारिशें देगा विविध बिंदुओं पर, भाषा से जुड़े हुए विविध मुद्दों पर ये सिफारिश देगा। ये सिफारिश किसको देगा, संसदीय समिति को। संसदीय समिति जो है इन सिफारिशों का अध्ययन करेगी और फिर उसके बाद इसको राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देगी। और ये सब काम कब होगा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। और यह किया गया था, पहला जो है राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी के आसपास, या संभवतः 1955 ईस्वी में ही यही कहा गया था ना, 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 वर्ष वाला पे भी ध्यान दीजिएगा। अगला है आर्टिकल 345। तो 345 जो है ये क्या कहता है, ये आप लोग मुझे
कमेंट बॉक्स में लिख कर बतलाइएगा। इसके पहले भी मैं छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता था, आप लोग उसका जवाब नहीं देते थे। अध्ययन की जो बहुत बड़ी खूबी है कि वह संवादात्मक हो, मैं कुछ बोलूँ आप भी बोलें, ठीक है। संवाद से क्या है, लगता है कि क्लासरूम स्टडी वाली फील आती है। तो आप सवालों के जवाब नहीं देते थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक आर्टिकल ही पूछ लिया। आप देख के, या आप लोग को वैसे याद भी होगा, न भी याद हो तो कम से कम देख के ही जवाब दें इस विषय में, ताकि लगे कि हाँ ये जो संवाद हो रहा है दो तरफा हो रहा है। तो आर्टिकल 345 में क्या है, राजभाषा हिंदी संबंधित उस विषय में आप मुझसे बात करेंगे। अगला आता है आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 क्या कहता है, ये वही बतलाता है जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि तमिलनाडु भारत सरकार को भेजेगा या तमिलनाडु उड़ीसा को भेजेगा, उड़ीसा तमिलनाडु को भेजेगा पत्र, तो किस भाषा में भेजेगा। तो यह संघ निर्धारित करेगा कि संघ द्वारा निर्धारित राजभाषा या संघ द्वारा निर्धारित जो भाषा होगी वह संघ और राज्य के बीच अथवा दो राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा होगी। तो संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा ही जो है पत्रादि की राजभाषा होगी, यानी आपको उसी भाषा में लेटर लिखना होगा। पत्रादि की राजभाषा का निर्धारण कौन करेगा, लेटर आदि जो लिखे जाएंगे उसका निर्धारण कौन करेगा, उसकी भाषा का संघ करेगा। और यह किस में कहा गया है, वह कहा गया है आर्टिकल 346 में। अगला आते हैं आर्टिकल 347। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जटिल इसकी भाषा है। इनफैक्ट ये जो है संवैधानिक स्थिति, ये पूरा का पूरा बहुत जटिल शब्दों में लिखा हुआ है, समझने में समस्या आएगी। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको अधिक से अधिक सरल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगला आता है 347। इसमें क्या है कि कोई राज्य है, ठीक है, एक मान लीजिए राज्य है ये, ठीक है, राज्य की किसी हिस्से की, ठीक है, एक राज्य है, राज्य की किसी हिस्से की जनसंख्या का जो है बहुत बड़ा भाग यदि ऐसा मानता है कि वह जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए बिहार है, बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, बिहार का क्षेत्र मान लीजिए मगध, मगध के लोग ऐसा मान रहे हैं कि उनकी जो भाषा है, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उसकी भाषा को उस राज्य में, ठीक है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो इस निमित्त वो मांग कर सकते हैं। और इस निमित्त मांग करने के लिए क्या है, वो राष्ट्रपति से इस निमित्त मांग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति फिर यह निर्णय लेगा कि इस भाषा, इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली या भाषा जो है उस क्षेत्र विशेष, पूरे राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त करे, या उस क्षेत्र विशेष में जो है क्या है कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा उस क्षेत्र विशेष में मिले। तो किसी राज्य की जनता का जो है, किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग अगर ऐसा चाह रहा है कि जो भाषा बोल रहा है उसको भी जो है द्वितीय राजभाषा की दर्जा दिया जाए और इस निमित्त मांग की जाए, तो ये कैसे कर सकता है। ये मान लिया कोई मांग कर रहा है तो कहे तुम कैसे मांग कर लिया, तो कहे कैसे नहीं कर सकते हैं, हमको आर्टिकल 347 जो है इसकी स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 347 के तहत वो इसकी मांग कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति उसके दावों का अध्ययन करेगा, जांच पड़ताल करेगा, किसी से करवाएगा, समिति इत्यादि से, और पाएगा कि दावा जो है न्याय संगत है, तो वो या तो पूरे राज्य में इनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देगा, द्वितीय राजभाषा का, एक ध्यान दीजिएगा, या फिर उस क्षेत्र विशेष में कहेगा कि ठीक है तुम लोग इसी भाषा का जिसका मांगे की उसका प्रयोग करो। अगला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आर्टिकल है 348, अनुच्छेद 348। थोड़ा सा विवादित भी है, इस पर गाहे बगाहे जो है हिंदी प्रेमी या जो भाषा प्रेमी जो हैं वो इस पर विवाद कर, मतलब इस पर उंगली उठाते रहते हैं, और कुछ हद तक यह सही भी है। इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, कैसे हो आगे हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 348 ही कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी ना उसकी भाषा क्या होगी, उस सब का सब अंग्रेजी होगा। आर्टिकल 348 साफ साफ कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही जो होगी वो किस में होगी, उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि लॉ है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या लॉ से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है ना। लॉ में चीज़ें बहुत जटिल होती हैं, ठीक है, और ऐसा मानना है जजों का। दो पहलू है इसका, जज वाला जो पहलू है वो ये कहते हैं कि इसमें जो है जुडिशियरी में एक नुक्ता इधर से उधर हो जाने पर जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में भी वो समस्या है, एक नुक्ता इधर से उधर हो जाने का क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चीज़ें अगर भाषा जटिल हो तो चीज़ों को बहुत जो है अपनी तरह से मनमाफिक ढंग से व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ऐसा माना गया था कि ठीक है अभी हिंदी जो है
क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी जो है शब्दावलियों से उतनी युक्त नहीं है, तो क्या किया जाएगा कि उसको अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि हिंदी का अगर प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना ज़्यादा है। ये उनका तर्क है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा माना उन्होंने कहा कि अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है। इसका दूसरा पहलू यह कहता है कि हिंदी जो है अरबी फारसी से शब्द लेती है, अरबी फारसी की सहचरी रही है, ठीक है ना। और भारत में क्या है, भारत में जो है संस्कृत भी है। बहुत पहले से जो जुडिशियरी में जो प्रयोग शब्दों का किया जाता रहा है, यही अरबी फारसी का प्रयोग किया जाता है शब्द। अभी भी जो आप देखेंगे कोर्ट में जो अधिकांश शब्द चलते हैं, क्या है वो अरबी फारसी के ही शब्द हैं अधिकांश, जो कि हिंदी में घुल मिल गए हैं और जिसकी ओर हमारा ध्यान तक नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कहना है कि भाई हिंदी की भी शब्द संपदा बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ भी बहुत पहले ही मनुस्मृति नाम से लिखा गया था कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये सब हमको मत सिखाइए कि हिंदी जो है वो उसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता है या दिस दैट हो सकता है, बल्कि आप लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़ें, आपको हिंदी नहीं आती है तो इसलिए आप ये बात बना रहे हैं। और भी तमाम बातें हैं, दोनों का पक्ष एंड विपक्ष है, जो भी हो। आर्टिकल 348 यह कहता है, इस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 348 यह कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो सारी कार्रवाई होगी वह अंग्रेजी में होगी। हालांकि अब इसको चैलेंज किया जा रहा है और कई जगह जो है हिंदी में ये कार्रवाई की जा रही है, इधर से जो गवर्नमेंट आई है इसके बाद। इसके अलावा आर्टिकल 348 एक और बात बहुत ज़्यादा कह देता है। क्या कहता है, आप लोग एग्ज़ाम देने जाते होंगे, मैं भी जाता था, तो आगे भी जा सकता हूँ, कोई ठीक नहीं है। तो उसमें क्या लिखा रहता था, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में सवाल होता था। अधिकांश जगह क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता था कि सवाल में, इवन यूपीएससी में अभी भी लिखा रहता है कि सवालों में अगर कोई मत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना, तो अंग्रेजी वाला पाठ जो है वो प्राधिकृत माना जाएगा। यानी अंग्रेजी में जो क्वेश्चन छपा है वही ऑथेंटिक होगा। और इसको लेकर भी बहुत विवाद हो गया था, ठीक है ना। इसको लेकर भी बहुत विवाद हो गया था कि हिंदी का जो अनुवाद वो लोग छापते थे, इतना घटिया छापते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत अजीब अजीब मशीनी अनुवाद छापते थे। और ये कोई चुटकुला नहीं है, उस दौर का आप देखेंगे निबंध वगैरह में ये लोग ऐसा ऐसा गलती कर दिए थे। कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या क्या इस तरह से कुछ था, इस्पात का पौधा, इस तरह से उन्होंने बड़ा अजीब अजीब ट्रांसलेशन कर दिया था, ठीक है ना। तो जो भी हो, क्या होता था कि अभी भी देखेंगे प्राधिकृत पाठ लिखा रहता है कि अंग्रेजी वाला मान्य होगा अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई विवाद सवाल में उत्पन्न होता है तो। उसी तरह से आर्टिकल 348 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल कोई आदेश जारी करता है या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है, तो उस अध्यादेश का जो प्राधिकृत पाठ होगा वो तो हिंदी में भी होगा, आदेश हिंदी अंग्रेजी सभी भाषा में होंगे, लेकिन उसका जो ऑथेंटिक पाठ होगा, प्राधिकृत पाठ होगा, जो मान्य पाठ होगा वो अंग्रेजी वाला होगा। बताइए, राज्यपाल का भी इस तरह से कुछ है, या जो है न्यायालय इत्यादि जो डिक्री जारी करता है या कोर्ट जो है कोई आदेश जारी करता है, कोई डिसीजन देता है, ठीक है ना, तो उसका जो है वो अंग्रेजी में ही देगा, उसको हिंदी में देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 348 में दो प्रावधान हैं महत्वपूर्ण रूप से। अगला आते हैं आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 जो है, अगर आर्टिकल 348 कहीं से हिंदी विरोधी प्रतीत हो रहा है तो आर्टिकल 349 क्या है, कहीं ना कहीं हिंदी के समर्थन में ही है। यह क्या कहता है कि राजभाषा संबंधी कोई भी संशोधन या विधेयक लाने से पूर्व आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ठीक है ना। जैसे कि बीच में हम लोग देख रहे थे कि कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर था। कोएलिशन गवर्नमेंट में मान लिया कि दक्षिण भारतीय जो हैं राज्य वो बहुत ज़्यादा केंद्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, अचानक से उनका मन हो गया। पहले ऐसी स्थिति थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, आगे चल के भी हो सकता है ऐसी हो। अगर ऐसी स्थिति हो गई और उनका मन हुआ कि ना वो कहेंगे कि कल से राजभाषा तमिल होगी, ठीक है ना, कोई भी भाषा हो, ये गलत सही मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अचानक से कहेंगे कि कल से राजभाषा तमिल होगी, तेलुगु होगी, ठीक है, कन्नड़ होगी, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक लाने तक से पूर्व, इवन संशोधन करने से पूर्व तो छोड़िए, विधेयक लाने से पूर्व भी है, उसको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये किस में होता है, आर्टिकल 349 के तहत बिना पूर्व अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगला आता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 क्या कहता है, यह दो अल्पसंख्यकों की बात करता है, एक अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। ये क्या बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक रूप से,
अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, यानी बचपन में जो वो पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जो है वो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। इसीलिए मदरसा इत्यादि का प्रावधान है। बच्चे जो हैं धर्म विशेष के, मुस्लिम संप्रदाय के जो हैं अली बेते इत्यादि पढ़ते हैं और ये उनको विशेष संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना। और ऐसा माना भी जाता है, साइंटिफिक रिसर्च है ये, कि मातृभाषा में जो व्यक्ति है क्या है कि चीज़ों को जल्दी सीखता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए, ऐसा प्रावधान इसकी व्यवस्था की जाए, यह कहता है। दूसरा क्या कहता है कि भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, तो भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। और वह विशेष प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो है आर्टिकल 350 में ऐसा प्रावधान है। ऐसा किस लिए किया गया है, ताकि उनकी भाषा की रक्षा की जा सके, उनके भाषा के प्रचार प्रसार इत्यादि के लिए भी किया जा सके। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण VVI, ठीक है, आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 क्या कहता है, आप देखते होंगे ना, केंद्र जो है हिंदी को बढ़ावा देती है, हिंदी राजभाषा है, तो कई सारे जो हैं दक्षिण भारतीय हैं, बंगाली हैं, कहने लगते हैं केंद्र पक्षपात कर रहा है, केंद्र पक्षपात कर रहा है। केंद्र पक्षपात नहीं कर रहा है, या कर रहा होगा तो कहीं अलग कर रहा होगा। इस मामले में वह पक्षपात नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 351 को लागू करने का प्रयास कर रहा है। 351 क्या कहता है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, मतलब वही राजभाषा का, राजभाषा क्या है, हिंदी। संघ का यह कर्तव्य होगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, ठीक है। और इस क्रम में क्या करे, प्रचार प्रसार तो करे ही, साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं छोड़ दिया था 344 में, 344 आर्टिकल, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 344 आर्टिकल भी यह कहता है कि ठीक है ना, हिंदी को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ जो अहिंदी क्षेत्र हैं, ठीक है, अहिंदी क्षेत्र के जो न्याय संगत दावे हैं, उनका भी तो कुछ दावा होगा ना, तो उनके जो दावे हैं उनको भी पड़ताल करने की बात 344 में कही गई है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 351 में भी उससे कुछ मिलता जुलता है। और वो यह मिलता जुलता है कि 351 कहता है संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। और इस क्रम में कैसे करे भाई, तो इस क्रम में जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जो बोलते हैं जिसको, हिंदी उर्दू मिश्रित, साथ ही साथ 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो शब्द संपदा उन 8वीं अनुसूची की भाषाओं से ले हिंदी, ठीक है, शब्द संपदा लेने के क्रम में कुछ हद तक उन पर, हिंदुस्तानी पर और मूलतः संस्कृत के शब्दों पर हिंदी टिकी रहे, ठीक है ना, वहाँ से ले। क्यों, क्योंकि ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत क्या है, बहुत विशाल देश है, तरह तरह के यहाँ विचार हैं, धर्म हैं, जाति है, बहुत विविधता है, सबकी अभिव्यक्ति करनी है ना भाई, कि केवल एक से हो जाएगा। तो सबकी अभिव्यक्ति करने के लिए, यहाँ की कंपोजिट कल्चर की अभिव्यक्ति करने के लिए, यहाँ की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या करना होगा, करना ये होगा कि हिंदी को उतने समृद्ध बनानी होगी। हिंदी में शायद मैंने पहले भी कहा होगा, मराठी वाला जो ड़ है ये हिंदी में नहीं मिलता है, देवनागरी लिपि में नहीं मिलता है, वहाँ बाड़ू बोलते हैं, बाड़ू। जब मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होकर पुणे गया था, महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ मैं देखता था बाड़ू काका बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता था, वो बालू काका हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला अपने यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हिंदी का क्या कर्तव्य होगा कि हिंदी को सरकार समृद्ध करे, रिच करे। रिच कैसे करे, शब्द संपदा से करे। शब्द संपदा कहाँ से ले, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनसे ले, हिंदुस्तानी वाला से ले और मूलतः संस्कृत से ले, ठीक है ना। और ऐसा करके वो क्या है, भारत, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति को जो है सही ढंग से अभिव्यक्त कर सके। तो यह राजभाषा हिंदी जो है उसकी संवैधानिक स्थिति थी, संविधान में इससे जुड़ा हुआ प्रावधान था। आर्टिकल 120, 210 और 343 में एक शब्द आता है कॉमन। अब अंत में एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो, या अंग्रेजी में का 15 वर्षों में लोप किया जा सकेगा। ये 120 और 210 कहता है। 343 क्या कहता है कि भैया जो है तुम 15 वर्ष तक जो है ऑफिशियल वर्क अंग्रेजी में होगा। ये 3 बातें हैं, ठीक है। तो 15 वर्ष जब बीतने लगा तो क्या हुआ, दक्षिण भारत और बंगाल जो लोग हैं यहाँ उबाल आ गया, इनको लगा अब तो हिंदी
हावी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्य, और इसको लेके हिंसा वगैरह होने लगा। तब क्या है कि किया गया था राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। 15 वर्ष खत्म भी नहीं हुआ था तो राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया था और उसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में संशोधित था और उसके बाद राजभाषा नियम बाद में लाया गया था। इसी राजभाषा अधिनियम के ऊपर राजभाषा नियम लाया गया था। 15 वर्ष समाप्त होते होते क्या है, दंगे की स्थिति आने लगी। तो नेहरू ने कहा घबराओ मत भैया, हम नियम कानून बनाते हैं, नेहरू जी ने कहा, और वही राजभाषा अधिनियम आया था, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को दिखलाएं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।